पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें उपहार दिया है गीता स्वरूप, ये गीता हम पढ़ेंगे क्योंकि ये वो ग्रंथ है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए, निराश हो गए, हथियार डाल दिए थे, उस समय भगवान कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को ये गीता का संदेश सुनाया और संदेश को आत्मसात करके उन्होंने विजय प्राप्त की, यानी अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, सीखेंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। संत श्री का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। संतोष सागर जी महाराज डूंगरगढ़ राजस्थान के निवासी हैं और आपने एक बीड़ा उठाया है अध्यात्म का कि गीता कोर्ट में नहीं कोर्स में हो, यानी कि जो गीता श्रीमद् भगवत गीता जो एक बहुत अमूल्य ग्रंथ है और उसके जो विचार अगर हम जीवन में आत्मसात कर ले, एक ही कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से हम बहुत प्रेरणा लेंगे। तो महाराज श्री राजस्थान के सभी जिलों में पधार रहे हैं, कथा कर रहे हैं। आज भी रामानुज वाटिका में, राजसमंद में भी रामानुज वाटिका में कथा चल रही है। इसके अलावा जो सुबह का समय मिलता है, आप विद्यालयों में जा जाकर सभी बच्चों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं आगे के लिए श्री महाराज श्री से आग्रह कर अपना आशीर्वचन प्रदान कर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लड़कियों की आवाज कम आ रही है। बोलो भारत माता की। छोटे छोटे हैं पर आवाज इनकी ज्यादा आ रही है। एक बार और ट्राई करें। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान सभी बालक और बालिकाएं, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आपने सुना, आधे घंटे मैं आपका सर खाने वाला हूं। हाँ, तो आप सब अच्छे तरीके से सुने, कुछ अच्छी अच्छी बातें हम करें हैं। तो कुछ छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, बड़े बच्चे बहुत कम हैं, तो अपन इसी विषय की अपन बात करते हैं। आप सब लोग यहाँ कितने बजे आ जाते हैं स्कूल में? और 7 बजे आ जाते हैं अभी भी? आज कितने बजे तक रहते हैं? 12:30। कितने घंटे की पढ़ाई हो गई? 6 घंटे की। अब ईमानदारी से बताएं कि घर जाकर के 4 घंटे कौन पढ़ता है? एक भी नहीं है। नहीं, वो तो पूरा दिन ही पढ़ते हैं। जो 8th 7th और 10th के बच्चे हैं, 8th वाले बच्चे कहाँ हैं? 8वीं वाले, वाह। 9th वाले, 10th वाले, तो 9th 10th के बच्चे हैं। आप में से कोई आया 4 घंटे पढ़ता है? अच्छा, 3 घंटे कौन पढ़ता है? 2 घंटे? 2 घंटे सब पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। अच्छा, पढ़ने के लिए मम्मी पापा को झिक-झिक करनी पड़ती है कि अपने आप से लेकर के बैठ जाते हो? सच्ची? और घर जाते ही बैग ऐसे फेंक देते हो कि आराम से रखते हो? अच्छा, तो आप सब लोगों को आज मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात है, एक आदमी की आयु 100 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? और उन 100 वर्ष में अगर आप 100 में 4 का भाग दें तो डिवाइडेशन 25, यानी कि
हमारे सबसे पहले जो 25 यानी कि 25 वर्ष जो हैं वो हमारे सबसे अनमोल होते हैं, सबसे अनमोल महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 25 वर्षों की कीमत कोई न समझता हो तो आगे जाकर के उसको बहुत दुख और तकलीफें उठानी पड़ती है। तो ये जो समय है, ये समय आपका सबसे ज़्यादा जरूरी, आपका सबसे ज़्यादा समय किस में बीतना चाहिए? अभी पढ़ाई में और खेल में। अभी मैं आ रहा था तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे साइड में मायूस होकर के बैठे थे। इसे नहीं होना चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए। और खेलने से हमारी बुद्धि तेज होती है, शरीर ठीक रहता है। तो खेलना, और खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। पहले चीज है पढ़ाई और उसके बाद में खेलना कूदना। पर ये दोनों ही काम जरूरी, ये नहीं कि खाली पढ़ते ही पढ़ते रहे, खेले भी ना। खेलना भी बहुत जरूरी है। और खेलने में भी आउटडोर जो गेम होते हैं ना वो ज्यादा खेलने चाहिए, इंडोर गेम नहीं खेलने चाहिए। आउटडोर गेम खेलिए आप दौड़ लगाइए। अभी मैं देखा बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, ये सबसे बेटर गेम है। फुटबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए, आप वॉलीबॉल खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए। इस सारे जो आउटडोर गेम हैं, कई बच्चे जो मोबाइल में वो कौन सा गेम खेलते हैं? हैं? देखो सबको पता है कौन सा खेलते हैं? वो हानिकारक है। उससे आपकी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी और शरीर भी कमजोर हो जाएगा। तो मोबाइल का गेम नहीं खेलना है। अगर आपको अपना शरीर ठीक करना है, आगे जाकर के हमारे गोवर्धन जी की जैसी बॉडी बनानी है, बॉडी ठीक है ना, तो क्या करना है? कौन सा गेम खेलना है? आउटडोर गेम खेलना है, इंडोर गेम नहीं खेलना है। और मोबाइल का तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है। सबसे जरूरी चीज क्या है? पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है? सच्ची बताना। स्कूल मम्मी जबरदस्ती तो नहीं भेजती है? अच्छा, एक बात मुझे पता है कि मैंने पहले भी सुना था कि यहाँ इस स्कूल के बच्चे बहुत ईमानदार हैं। सब ये बताओ, जो बड़े बच्चे बैठे हैं 10th क्लास के, 8th क्लास के, आप में से किसी के पास पर्सनल मोबाइल है? किसी के पास में नहीं है? अच्छा, मम्मी का मोबाइल कौन कौन यूज करता है? आप नहीं करते? पापा का? हाँ, ये पापा का करता है तो मम्मी पापा का मोबाइल आप यूज करते हैं, आप चलाते हैं? बेटा आप चलाते हैं? तो चलाता है? खड़ा हो जा, इधर आ, खड़ा हो जा बेटा, आजा आजा, मारूंगा नहीं, आजा, डर क्यों रहा है? क्या नाम है आपका बेटा? देवराज। किसका मोबाइल लेते हो आप? किसका मोबाइल लेते हो? पापा का। मम्मी देती नहीं है? मम्मी का भी लेते हो? मौका मिले उसका ही ले लेते हो? फिर क्या करते हो मोबाइल से? क्या करते हो आप? बोलो ना, कौन सा गेम? कौन सा गेम है? लौकी। लौकी की तो सब्जी बनती है लौकी। अच्छा, लौकी क्राफ्ट। कितनी देर खेलते हो? ओहो, बड़ा ईमानदार, झूठा कहीं का। कितनी देर खेलता है बता? घंटे 2 घंटे खेलता है। वह जितनी देर मोबाइल मिल जाए, 10-15 मिनट ही। अच्छा चलो, धन्यवाद। देवराज ने बड़ा बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। ध्यान से सुनो, अगर आपका ध्यान मोबाइल में रहता है तो इसका मतलब है आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जितने बच्चे बैठे हैं, आज मेरी बात को आप डायरी में लिख लेना। अभी हमको मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। जो 10th और 8th के बच्चे हैं, अगर कुछ अच्छा सीखना हो तो ही मोबाइल को यूज करना चाहिए, वरना ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि मैं आज आपको मोबाइल ये विषय में लेकर के नहीं आया था, पर छोटे बच्चे ज़्यादा हैं
इसलिए ये विषय मेरे को लेना पड़ा कि ताकि इनको भी कुछ अच्छी बातें मिल जाए। अच्छा, अब 3 चीजें आपके अंदर में और होनी चाहिए। जितने भी बच्चे बेटे, वो छोटे और बड़े सबके लिए हैं। अगर आप अपने आप को अगर सफल बनाना चाहते हैं, किसी ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर में 3 गुण होने चाहिए। कितने गुण? इन 3 गुण में से सबसे पहला गुण है सत्य। क्या है? सत्य मीन्स क्या? सच। यानी कि हमको कभी मजाक में भी कभी झूठ, मजाक में भी कभी झूठ। आप झूठ बोलते हो? बोले पहला झूठ तो यही है। नो सर, नहीं बोलते ना। आपको पता है हमारे रामचरितमानस में, रामायण में 2 पात्र हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है रावण। एक का नाम है और एक का नाम है। अच्छा, ये बताओ कि किंगडम, राज्य किसका बड़ा था? रावण का। और माथे किसके ज्यादा थे? कितने माथे थे रावण के? 10 माथे थे। अभी एक स्कूल में मैंने कहा कि रावण के 10 माथे थे, तो एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर फिर वो रावण टी शर्ट कैसे पहनता था? उसके 10 माथे थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? सर उसके 10 माथे थे तो वो सुबह सुबह मुंह कैसे धोता था? वो रात को सोता था तो बेड से लुढ़क नहीं जाता था। और सर जब उसको कोई नाई कटिंग करता होगा तो कैसे करता होगा? तो रावण के 10 माथों का मतलब है, उसके 10 माथे नहीं थे ऐसे ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं था। रावण के 10 शीश का मतलब था कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। 4 वेद, हमारे ग्रंथों में वेद कितने हैं? नाम बता सकता है कोई 4 वेद का? कौन बता सकता है? बताओ बेटा, आप बताओ। ओ वाह, क्या नाम बेटा आपका? रिया। और कोई बता सकता है लड़कों में 4 वेद के नाम? 4 वेद के नाम कोई बता सकता है? ये लड़के खाली हो अल्लाह करने में होशियार है। बोलो मत भाई। बात करने के लिए किसने कहा? बात नहीं करनी है। आप में से कोई 4 वेद का नाम जानता है? हाँ बता बेटा, खड़े हो जा। अरे क्या नाम बेटा आपका? प्रियांश। बहुत सुंदर जवाब। 4 वेद बैठा बेटा और 6 शास्त्र, यानी कि 10 ग्रंथों का वो जानकार था, जानता था उनको, इतना पढ़ा लिखा था। तो वो क्या था? 10 माथों वाला। यानी कि जो ज्यादा होशियार आदमी होता है तो हम कहते हैं ना कि कितनी खोपड़ी है इसके पास में। तो 10 शीश का मतलब ऐसे ऐसे शीश नहीं थे, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज था। 10 आदमियों का जितना दिमाग उस अकेले के पास में था। तो रावण के 10 शीश। रावण के पास में बड़ी किंगडम, बड़ा राज्य, बड़ी सेना, और ताकत में भी वो सबसे ज्यादा, बुद्धि में भी वो सबसे ज्यादा। पर राम और रावण का युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? अच्छा, राम के पास में क्या था? राम के पास में तो एक धोती थी, एक कुर्ता था और धनुष बाण थे। वो उस समय वनवास में थे, जंगल में थे। उनके पास में कुछ भी नहीं था, न सेना थी। अच्छा, वो रावण से लड़ने के लिए गए तो उनके पास में रथ भी नहीं था। रावण रथी वी रथी रघुनाथा। रावण रथी था और वीर रथी रघुनाथ, रामचरितमानस। यानी कि उसके पास में गाड़ी भी नहीं थी, रथ भी नहीं था। और रावण के पास में क्या था? रथ, सेना, बुद्धि, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ था रावण के पास। राम के पास में कुछ भी नहीं था, फिर भी जीत किसकी हुई? कैसे? हाँ, क्या नाम बताया? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्योंकि हाँ, क्या नाम बेटा आपका? नीलेश। नीलेश के लिए ताली बजाओ। क्योंकि राम की विजय होगी। राम हमेशा, एक बात आप लिख लेना, जो हमेशा जिसका नियम हो,
सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। और झूठ बोलने वाला, उसके पास में कितनी भी ताकत होगी फिर भी वो हार जाएगा। तो हमें पहला नियम क्या लेना है? दूसरा, हमारे अंदर में एक दूसरी चीज होनी चाहिए, दया। क्या होनी चाहिए? किसी के साथ में भी बुरा व्यवहार न करें, किसी को भी कटु शब्द न बोलें, किसी को भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो उसकी मदद करना हमारा क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। सत्य, दया, और तीसरी चीज है प्रेम। क्या है? प्रेम। हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम के साथ में व्यवहार करना चाहिए, आपस में कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? बताओ। है? भगवान। और हाँ, सबसे बड़ा कौन है? माता पिता, गुरु और भगवान। इन तीनों का अनुसरण करना हमारी ड्यूटी है। आप कितने भी बड़े हो जाओ पर मम्मी पापा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना। गुरु, टीचर्स जो कहें उनकी बात को कभी टालना नहीं, उनकी बात को कभी मना नहीं करना। अच्छा, आप सब लोग, अब थोड़ा सा विषय मेरा बड़े बच्चों के लिए है, 8th, 9th और 10th के लिए। आप सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? हाँ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू एकदम देहात, गांव और गरीब परिवार से आती है और अपनी मेहनत, अपनी लगन से आज द्रौपदी मुर्मू भारत के उच्चतम पद पर, राष्ट्रपति पद पर बैठी है। और ये सारी चीजें मेहनत से प्राप्त होती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, मैं अक्सर सुनाता हूँ बच्चों को। एक गांव में, ध्यान से सुनना बच्चों, इसको याद करना। एक गांव में एक गुब्बारा बेचने वाला आया, ऐसे ही किसी स्कूल में। तो गुब्बारा बेचने वाले के पास में एक 7 साल की छोटी सी बच्ची आई। उस बच्ची ने आकर के पूछा कि सर, ये गुब्बारे उड़ते हैं क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ उड़ता है। सर, ये पीला वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर, ये काला वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर, ये रेड वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर, ये पिंक वाला? तो गुब्बारे वाले ने कहा बेटे, सारे गुब्बारे उड़ते हैं, क्योंकि गुब्बारों के उड़ने में कलर्स का कोई रोल। गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? किससे उड़ता है? गैस से और हवा से। या ऐसा होता है कि लाल वाला ज्यादा ऊपर गया, काला वाला ज्यादा ऊपर गया, पीला वाला और ज्यादा ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। जिसके अंदर में जितनी गैस, जितनी हवा भरी होती है वो उतना ही ऊपर जाता है। कलर्स से गुब्बारा नहीं उड़ता। अब इस बात को आप लोग थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे गुरुजी कैसे हैं, ये सारी चीजें कलर से हैं। हमारा ड्रेस कोड कैसा है, हमारे स्कूल का फर्नीचर कैसा है, ये सारे कलर से हैं। इससे आपकी उड़ान तय नहीं करती है। प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, जिनके ऊपर माँ बाप ने लाखों रुपए लगाए, फिर भी वो फेलियर हो गए, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और झोंपड़ी में और गली के खंबे के नीचे बैठ करके पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रपति पद पर भी पहुंच गए, जिनके घर में किताबें नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, और स्कूल बैन भी नहीं थी, न बढ़िया स्कूल था, कुछ भी नहीं था। दोस्तों की उधार किताब ला करके और गली में लाइट के खंबे के नीचे रात रात भर बैठ करके पढ़ करके भी वो बच्चे राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। और उनका जीता जागता एक उदाहरण है श्री अब्दुल कलाम साहब। ताली बजाओ इनके लिए। इनका जीता जागता उदाहरण है। ये जितनी फोटोएं लगी हुई है ना यहाँ पर, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे विवेकानंद हो, और चाहे अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हो, ये जितने भी लोग हैं, इनके पास में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी।
आपकी अच्छी स्कूल या अच्छी किताबें ही आपको आगे नहीं ले जा सकती। इसके लिए आपके अंदर में ऊर्जा होनी चाहिए। आपका समय अगर 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई में जाता है तो अपनी ऊर्जा को कम से कम घर जाकर के भी 4 घंटे पढ़ाई करो और अपने आप की वैल्यू बनाओ। आप अपने आप को इस लायक बना लो। जितने भी बच्चे बड़े बैठे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस भारत में 15% लोग, मात्र 15% लोग इस ब्रेन का यूज करते हैं और 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत मजदूरी करते हैं। तो आपको 15% में सम्मिलित होना है कि 85% में? एक जो भीड़ में बैठता है और एक जिसके आने से भीड़ खड़ी हो जाती है, भीड़ उसके पीछे चल पड़ती है, जो भीड़ से आगे चलता है, नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है। तो उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है। आप जितने बच्चे बैठे, ये नहीं कि आप स्कूल में आए, टीचर्स ने जितना सिखाया हम उतना ही सीखें। आपको खेलना कूदना भी आना चाहिए, आपको संगीत भी आना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड। आपको अच्छा लिखना भी आना चाहिए, आपको तैरना भी आना चाहिए, आपको कुश्ती करनी भी आनी चाहिए, आपको बजाना भी आना चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए। आपके अंदर में सारा टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर में अच्छी चित्रकारी भी होना चाहिए। यानी कि इसी भारत में एक आदमी तो ऐसा जो 15-20 हजार रुपए की मजूरी के लिए मारा मारा फिरता है। बेटियों से कह रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? बड़े लोग जो बैठे हैं, 12th वाले बच्चे जो बैठे हैं, समझ में आ रही है मेरी बात? एक आदमी जो 15,000 रुपए महीने के कमाने के लिए मारा मारा फिरता, फिर भी उसको कोई 15,000 रुपए महीने के नहीं देता। और इसी भारत में, इसी राजसमंद में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पीछे लोग पैसा लेकर के घूमते हैं कि भैया तुम हमारे साथ आ जाओ। विदेशी कंपनियां उनको इनवाइट करती है कि यार तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, तुमको लाखों करोड़ों जितने चाहिए हम देंगे। ये काबिलियत बनानी पड़ती है और ये बनाने की उम्र जो है ना वो अभी है। यानी कि 25 वर्ष तक आपकी उम्र है सीखने की। आप घर में मम्मी से, पापा से, पड़ोसी से, भाई से, टीचर से, किताबों से, हर जगह पर आप अच्छा सीखने का प्रयास करें और एक आदत डाल ले हमेशा हर चीज को सीखने की। कभी ये नहीं सोचे कि यार ये गाड़ी तो यार मैं गाड़ी चलाना क्यों सीखूं, मेरे कब काम आए, मैं तैरना क्यों सीखूं, मैं ये करना क्यों सीखूं, मैं ये करना क्यों सीखूं। अपने को मल्टी टैलेंटेड बनाओ और टैलेंट ही आदमी को आगे लेकर के जाता है। समझ में आ रही है बात? एक गांव में एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली, कौन कौन? ये चारों अच्छे मित्र थे और एक दिन इनमें कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? हाथी हार जाएगा ना। अगर ये कंपटीशन हो कि पानी में तैरना है, मछली जीत जाएगी। दौड़ लगानी है, हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया, हार गया ना। बंदर से भी हार गया, मछली से भी हार गया, घोड़े से भी हार गया। क्यों? नहीं तो वो अच्छा दौड़ पाया, नहीं वो तैर पाया और नहीं ही वो पेड़ पर चढ़ पाया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? रिया रिया बताए कि हाथी को उदास हो जाना चाहिए? रिया क्यों? हाँ, हाथी के पास में भी कुछ नहीं, हाथी के पास में बहुत बड़ा टैलेंट है। जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? जो हाथी कर सकता है वो मछली कर सकती है क्या? तो हाथी का अपना क्या है? टैलेंट है। तो वैसे ही जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप में भी एक टैलेंट छुपा हुआ है। इसलिए हर चीज को सीखने का प्रयास करें और उन हर चीज में से एक चीज ऐसी होगी जो आपको बहुत तक आगे तक ले जाएगी। इसलिए सबसे पहला ध्यान हमको किस पे देना है? पढ़ाई पे। और घर जाकर के कितने घंटे पढ़ाई करनी है? पक्का करोगे? छोटे वाले बच्चे बेटे पक्का करोगे? मैं परसों आ जाऊंगा आपके घर पर, पूछूंगा। पक्का?
पक्का प्रॉमिस? और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? सत्य बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ। और तीसरा अपने को मल्टी टैलेंटेड होना है। हमको हर चीज को सीखना है, और जितना आप सीखते जाओगे उतना ही आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे और पूछूं, मैं सब जगह पूछता हूं जिससे आपकी बौद्धिक लेवल भी तय हो जाए कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सवाल मेरा 8वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। 8वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चे फटाफट जवाब देंगे? पक्का? अब दोनों 8वीं में होगा, बीच में जो बेटी है छोटी छोटी है 8th क्लास में हो। तो मेरा प्रश्न पूछूं मैं आपसे, फटाफट जवाब देंगे? मेरा प्रश्न यह है कि 1 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। है? कौन बोला 5? 6 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 6 वाले हाथ ऊपर करें। 1 लाख रुपए में 6 जीरो वाले हाथ ऊपर करें। अरे दोबारा बताओ कितना लगेगा? हाँ, पढ़ाई तो आपकी ठीक हो रही है। थैंक यू। सब टीचर्स के लिए ताली बजाओ। हाँ, कितना जीरो लगेगा? 5 जीरो लगेगा ना। तो उन 5 जीरो में से 1 जीरो हटा दो तो चेक की वैल्यू रहेगी कितनी? और 1 जीरो और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है कितनी? 1 की। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो। अब चेक की वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार चेक में जीरो बढ़ाते जाओगे तो चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार आप अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाते जाओगे, उसी प्रकार आपकी वैल्यू। समझ में आ गई बात? चेक में जीरो जितने लगेंगे वैल्यू बढ़ेगी ना। आप जितने मल्टी टैलेंटेड, जितनी चीजें सीखते जाओगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय किस में खर्च करना है? पढ़ाई में और सीखने में। हमको हर एक अच्छी बात, जो जितने भी सफल पुरुष हैं उनकी हर एक बात अपने को सीखनी है। नर्सरी से लेकर LLB MBA तक आप हजारों किताबें पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक किताब के बारे में और बताता हूं। ये भी 8वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ही है। ये किताब क्या नाम है इसका? किस किस के घर में है? कौन कौन जानता है इसके बारे में? कभी पढ़ा हो किसी ने? अच्छा, गीता का कोई एक आध श्लोक आता है किसी को? डरना नहीं है। आपको आता रिया? एक श्लोक भी नहीं आता? आप में से किसी को नहीं आता? और लड़कों में आता है भाई, जो पीछे बैठे हैं 10th वाले, एक को भी नहीं आता? कभी पढ़ा भी नहीं? अच्छा, ये किसने लिखी, किसने कही? आता मनस्वी आपको? अरे बाप रे, अच्छा आ गया। फिर बोली क्यों नहीं आप? शर्म आ रही? डर लग रहा है? तो फिर क्यों नहीं बोली? अच्छा, याद कर रहे। अब याद आ गया? चलो एक श्लोक सुना दो हमें। कौन सा आता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पर आएंगे, नाश करेंगे। बहुत सुंदर। बैठो बेटा, बहुत गजब। ये गीता का एक श्लोक इन्होंने बताया। ऐसे ऐसे इस गीता में 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700। और ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ सबसे सुंदर ज्ञान है। एक श्लोक का आपने अर्थ बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यानी कि भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तो तब मैं अवतार लेकर के अधर्म का नाश करूंगा। और वो भगवान बार बार अवतार लेते हैं, कभी महात्मा गांधी के रूप में, कभी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, कभी विवेकानंद के रूप में, तो कभी भगत सिंह के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में। अनेकों रूप में परमात्मा आते हैं और इस राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो आप में से ही कोई चंद्रशेखर आजाद, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई झांसी की रानी, कोई विवेकानंद बनेगा। तो आप सब लोगों को, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन सब ने किसको पढ़ा है? गीता को पढ़ा है। ये किताब वो किताब है जिसने इसको पढ़ करके समझ लिया तो कोई भी चीज उसके लिए अप्राप्य नहीं रह जाती, वो हर चीज को प्राप्त कर सकता है। ये गीता हमको आत्मबल देती है। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या नाम है? नरेंद्र जी मोदी। जहां पर भी जाते हैं और किसी भी आदमी से मिलते हैं और कोई गिफ्ट उसको देते हैं तो क्या देते हैं? दुनिया के 128 देशों में अगर कोई किताब पढ़ाई जाती है तो उसका नाम है, जितनी फोटो में आप देख रहे हो, इनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने जो भी सीखा, किससे सीखा? इतनी पावरफुल मनोचिकित्सक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। तो ये गीता आप जो समय मोबाइल को देते हो, वो समय मोबाइल को नहीं देना है, वो समय किसको देना है? अगर ये किताब मैं आज आपको गिफ्ट दे करके जाऊं 8वीं से 10वीं क्लास के बच्चों को, तो आप लेंगे? पक्का? क्या करेंगे? याद कर लेंगे? मैंने इस पूरी किताब को 15 दिन में याद किया, और चूंकि उसके लिए अच्छी संस्कृति भी चाहिए, तो आप इसको YouTube के माध्यम से सुन करके याद कर सकते हो। आप भगवत गीता लिखोगे तो श्लोक आ जाएंगे, वो बोलेंगे तो आप सुन सुन करके उसको शुद्ध करके याद कर सकते हो। याद करने से भी ज्यादा जरूरी है इसकी मीनिंग को समझना, इसकी बात को समझना। और एक बात मैं आपसे पहले भी कह दूं कि बहुत बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। अब एक पहला पत्ता खोलेंगे ना, तो इसमें लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आप कहोगे यार क्या लिखा, छोड़ो, नहीं पढ़ना, क्या लिखा है ये। पर अगर इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, अपने कमरे में लिख लिया कि नहीं, जब तक मैं इसको याद नहीं करूंगी तब तक इसका पीछा, अगर ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया और गीता के 700 श्लोक ये आपने याद कर लिए, तो आपके बुद्धि का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। और 700 न हो, 100 ही हो, 50 हो, पर इसको रोज पूरी पढ़ना है। इसके एक एक श्लोक का मीनिंग समझना। समझ में नहीं आए, एक एक श्लोक का बहुत बड़ा बड़ा अर्थ है, समझ में नहीं आवे तो अपने टीचर से, मम्मी से, पापा से पूछो कि भगवान कृष्ण ने ये क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है, इस बात का अर्थ क्या होता है। अपने मम्मी से, अपने पापा से और टीचर से पूछो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। करेंगे आप इसको याद? पक्का? अच्छा, ऐसा नहीं हो कि कल स्कूल आवे और टीचर पूछे कि रिया होमवर्क किया? रिया के मम्मी, टीचर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है। इसको कब पढ़ना है? मोबाइल टाइम में, नहाए बिना नहाए, घर में, गार्डन में, छत पर, जब आपका मन करे। मोबाइल में समय खराब नहीं करना है। किसको पढ़ना है? गीता को पढ़ना है। 7वीं क्लास वाले बच्चे कहां बैठे हैं? आप भी पढ़ेंगे? पक्का? 7वीं क्लास वालों के लिए तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, फिर भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मुझे गंगानगर में 5वीं क्लास के बच्चे ने पूरी गीता कंठस्थ सुना दी। 5वीं क्लास के बच्चे ने, 5वीं क्लास का बच्चा, दोनों भाई बहन ने पूरी गीता फटाफट कंठस्थ सुना दी। तो पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो कौन कौन पढ़ेगा? दोनों हाथ ऊपर करके प्रॉमिस करें। बड़े बच्चे 10th, 8th और 7th पक्का पढ़ेंगे? तो मैं 2 महीने के बाद में वापस राज संबंध आ रहा हूं। नीचे कर लो, कब आ रहा हूं? 2 महीने बाद। और आज तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, और 2 महीने के बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? आप बोलो ना बड़े वाले, किस पे चर्चा करेंगे?
पक्का? रिया तैयारी करेंगे आप? अच्छा, कम से कम इस गीता में से 100 सवाल आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपके मन में हजारों सवाल आएंगे। जितना जिसकी बुद्धि तेज होगी उसके मन में उतने ही सवाल आएंगे। तो उन सवालों को एक कागज पर लिखते रहना। जब मैं 2 महीने के बाद आऊं तो गीता में से कम आपके पास में 100 सवाल होने चाहिए मुझे पूछने के लिए। आज तो मैंने आपको पूछे हैं ना, नेक्स्ट टाइम आऊं तो आप मेरे को पूछना और आपके पास में कितने सवाल होने चाहिए? 100 सवाल। किस गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ये बात भगवान ने क्यों कही? तो आप तैयारी करेंगे? हम कब मिल रहे हैं और किस पे चर्चा होगी? पक्का? चलो, जय हिंद, जय भारत। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें उपहार दिया है गीता स्वरूप, ये गीता हम पढ़ेंगे क्योंकि ये वो ग्रंथ है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए, निराश हो गए, हथियार डाल दिए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को ये गीता का संदेश सुनाया और संदेश को आत्मसात करके उन्होंने विजय प्राप्त की, यानी अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, सीखेंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।